जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी 98। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए जो है सो एक शानदार टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत बार जब आप जो है सो रासायनिक समीकरण को लिखना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो है सो आपको रासायनिक समीकरण नहीं आने के कारण आप उसको नहीं बना पाते हैं और नहीं बन पाता है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आज रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है और रिएक्शन किस प्रकार से होता है उन चीज़ों को बारे में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए, सबसे पहले आप तो पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाद फिर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम इसमें देखिए कुल मिला करके हम 4 से 5 टाइप को बताने वाले हैं। इन टाइपों को, सारे टाइपों को सीख जाइएगा तो आपको लगेगा कि एकदम रासायनिक समीकरण तो भारी है ही नहीं। जितना आप भारी इसको सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा ये हलवा की तरह सॉफ्ट है और आसान है ना। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम सारे टाइपों में बताने वाले। पहले टाइप यहाँ पर लिए हुए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए पहले से हम कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा अगला लास्ट टाइप जो होने वाला है उस पर हमारा ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया गया है उसके बारे में बताएंगे। हालांकि इस वक्त तो हम इसको बना के दिखा दिए हैं कि ये इतना है, लेकिन हम इसको सिखाने वाले हैं कि आखिर ये इतना आया तो कैसे आया। तो इसको जो है सो मेरा लास्ट टाइप रहेगा। तो इतना भारी लेवल के भी क्वेश्चन जो है सो हम हल कराने वाले हैं। फिलहाल टाइप 1 जो है सो आसान सा है, तो पहले इसको सीख लीजिए और उसके बाद जो है सो हम अगला देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सोडियम है, सोडियम जो है सो क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कौन से यौगिक बनाता है उसके बारे में बताना है। तो इसका जो सिंपल तरीका है ना बनाने का, वो तरीका हम सिखाते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जो है सो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl बना देगा, ऐसा कुछ हम नहीं बताने वाले हैं। बल्कि इसको हम तरीका सिखाने वाले हैं कि आखिर ये NaCl आया तो क्यों आया और कैसे आया, ठीक है ना। इस पर मेरा फोकस रहेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको नोट कर लेंगे। जैसे Na है तो Na लिख लेंगे और Cl है तो Cl लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिख लिए। अब उसके बाद इसकी संयोजकता को हमें ध्यान में रखना होगा कि इसकी वैलेंसी क्या है। उसकी वैलेंसी को हमें आपस में चेंज करना पड़ता है। वैलेंसी को चेंज करके ही आप जो है इसको बना सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। कुछ संयोजकता को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं आपकी सहायता के लिए कि यहाँ पर आप देख करके भी, याद करके भी आप जो है इन सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि हमसे पूछ रहा है कि Na और Cl इन दोनों की संयोजकता कितनी होती है। Na की संयोजकता कहाँ गया Na, देखिए सोडियम है तो इसकी संयोजकता 1 होता है और Cl है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। तो चेंज करने का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन की जो संयोजकता है वो Na के पास आ जाएगा 1 और Na की जो संयोजकता है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा 1। परंतु इसमें समझने वाली बात आपके लिए ये है कि जिसकी संयोजकता 1 रहता है उसमें संयोजकता 1 को नहीं लिखा जाता है। केवल आपको समझाने के लिए हमने बता दिया कि यहाँ पे संयोजकता इसकी इंटरचेंज इस प्रकार से होता है। हालांकि यहाँ पे लिखना नहीं है। तो जब नहीं लिखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है वही रह जाएगा। मतलब NaCl के NaCl ही रह जाने वाला है। यही इस समीकरण का जो है सो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब Ca जो है, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा उसके लिए सीखिए। तो आपको ध्यान में रखना, ये Ca है तो Ca लिखिए, यहाँ पे O है तो O लिखिए। इसका जो नीचे में 2 लिखा हुआ है ना, उस 2 पर अभी आप ध्यान नहीं रखिए कि इसके साथ 2 है तो 2 को भी देना, ऐसा कुछ नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। केवल और केवल जो तत्व है उन तत्वों को लिखिए। उसके नीचे में जो उसकी संख्या लिखा हुआ उस संख्या को नहीं लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिए, इसकी संयोजकता देखिए कितना कितना। कैल्शियम की जो संयोजकता है वो देखिए कहाँ गया, यहाँ से 2 है। और उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है तो उसकी भी 2 है। दोनों की वैलेंसी 2-2 होने के नाते दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगा तो आपस में कट जाएगा। और जब दोनों की वैलेंसी कट जाएगा तो फिर से बचेगा 1-1, फिर से 1-1 को लिखना है नहीं। तो इसका भी जो आंसर होगा फाइनल वो क्या हो जाएगा तो CaO, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये भी आप सीख गए। अब अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, N है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बस आपको एक तरीका सिखाए हैं कि इसके नीचे में 2, 3, 4 जो भी लगा हुआ हो उसको ध्यान में नहीं रखना है, उसको साइड करके रखना है और जो प्रॉपर तत्व है उन तत्वों को लिखिए। तो यहाँ से नाइट्रोजन लिख लिए, यहाँ से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लीजिए, दोनों को लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद जो है सो आपको इसकी संयोजकता पे ध्यान देना है कि किसकी संयोजकता कितनी है और उसको आपस में अदला बदली कर देना है। जैसे
N है तो N की संयोजकता कितना है 3, तो और उसके बाद H की संयोजकता कितनी है तो 1, H की संयोजकता 1। तो इसी को आपस में चेंज करना, जो H के पास 1 संयोजकता है वो N के पास आ जाएगा और N की जो संयोजकता 3 था वो किसको दे देगा तो H को दे देगा। तो इसका जो बन जाएगा वो N1H3। परंतु ध्यान में ये रखना है कि हमने आपको बार बार बताया है कि जिसकी संयोजकता 1 हो वो 1 लिखा नहीं जाता, वो छुपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर 1 हम नहीं देंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो NH3 हो जाएगा, NH3। ये होगा इसका आंसर। अब आप लोगों में से बहुत सारे कहेंगे सर यहाँ तो 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 3 कैसे हो गया? तो यही बात तो सिखाने के लिए हम आपको आए हैं ना। इसी चीज़ों को जो आपको डाउट रहता है मन में और आप जो है इक्वेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते, नहीं बना पाते हैं, उसी डाउट को तो आज हम सुलझाने के लिए आए हैं। और आज की क्लास में आपको एहसास होगा कि आप बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से जो है इक्वेशन को बना सकते हैं। देखिए अगला, के को ओ के साथ अब रिएक्शन होगा तो के लिखिए और ओ लिखिए, इसका 2 तो लिखना है नहीं। अब इसकी संयोजकता देखिए, के की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो इसका ऑक्सीजन का जो 2 था वो के के पास आएगा और के का जो 1 है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ऑक्सीजन को तो 1 देना है नहीं क्योंकि 1 को छुपा के रखना है, तो इसका हो जाएगा आंसर K2O। अगला देखिए Al, एल्युमिनियम को जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बस Al लिखिए और O है तो O लिखिए। अब इसकी जो वैलेंसी है उसको चेंज कीजिए। Al की वैलेंसी चेक कर लीजिए कहाँ है, 3 है और O की वैलेंसी 2 है, तो O की जो 2 है वो इसके पास आ जाएगा और Al का जो 3 है वो O के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो Al2O3। ये सूत्र बन के तैयार हो गया। तो ये मेरा पहला टाइप था। पहला टाइप बिल्कुल ही आसान था। इसके बाद दूसरा टाइप देखिए। दूसरा टाइप में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें जो है सो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और उसके बाद जो है सो उसका कंप्लीट आंसर निकल के आता है। तो चलिए हम दूसरा टाइप लेकर के आते हैं। दूसरे टाइप पे हम लोग आ गए हैं। इसमें देखिए क्या कहता है कि जब कोई भी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है ना। आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी धातु है वो धातु अगर किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो इतना तो 100% कन्फर्म है कि उसमें हाइड्रोजन गैस उससे निकल के बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आ जाएगा तो उसके बाद उसका रिएक्शन किस प्रकार से बनेगा, जो नया यौगिक बनेगा कौन कौन सा बनेगा उसको देखिए ध्यान से। बोर्ड पे 5 उदाहरण फिर से लेकर के आए हैं और 5-5 उदाहरण के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर टाइप को अगर आप सीख जाते हैं तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उन सारे क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी ढंग से बना सकते हैं मेरे द्वारा सिखाए हुए तरीकों से, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखिए। यहाँ पर क्या है कि कहता है कि के मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम जब ये HCl को एक अम्ल है, HCl क्या है एक अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी। इस अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे जो है सो आमाशय में भी होता है, ठीक है ना, पेट में भी होता है। उसके बाद जो है सो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। तो ये सभी अम्ल है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो है सो हाइड्रोजन गैस की मुक्ति होती है। अब कौन सी होती है देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है तो ये तो स्वाभाविक है, जो H है वो H2 के रूप में निकल जाएगा इससे बाहर। तो बचा कौन, यहाँ से K बचा तो K लिखेंगे, यहाँ से Cl बचा तो Cl लिखेंगे। तो यही हो गया इसका KCl+H2 ये अभिक्रिया। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे जो हमने यौगिक लिखे हैं इसमें इसकी वैलेंसी को जो है सो आप देखिएगा, चेक कीजिएगा कि इसकी वैलेंसी मैच किया है कि नहीं किया। जैसे देखो K का वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1 से 1 मिला, फिर से वही बात 1 से 1 तो मिल गया, तो इसको लिखना है नहीं, मतलब इसका वही जवाब रहने वाला KCl+H2। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो इसमें भी H2 है तो ये बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद यहाँ से बचा Zn तो Zn हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है इसके साथ SO4, तो SO4 भी इसी के साथ लगा हुआ रहेगा। तो इसका ये हो जाएगा समीकरण। परंतु इसमें भी जो है सो आपकी संयोजकता चेक करना है। इसकी संयोजकता देखिए क्या है कि Zn का 2 है, SO4 का कितना, तो इसका भी 2 है, फिर से 2 से 2 मिल गया तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, मतलब जो लिखा गया है वही सत्य है, ZnSO4+H2। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। कहता है Na+HNO3। तो इसमें भी जो H लगा हुआ है ना, इसके साथ भी आप H2 करके इसको बाहर निकाल दीजिए प्लस में।
यहाँ से क्या बचा है Na, तो Na लिखेंगे, और यहाँ से NO3 तो NO3 लिखेंगे। अब उसके बाद इसकी भी वैलेंसी को आप चेक करेंगे, तो वैलेंसी देखिए Na की वैलेंसी कितना है 1, उसके बाद NO3 की वैलेंसी कितना है तो 1, फिर से 1 से 1 मिला तो इसकी भी वैलेंसी लिखने की ज़रूरत है नहीं है, मतलब ये भी कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि कैल्शियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ से भी H2 तो बाहर निकल जाएगा, और बचा क्या यहाँ से Ca और यहाँ से L, तो CaL। परंतु इसकी भी आप क्या कर देते हैं, वैलेंसी को आप चेक कीजिएगा कि वैलेंसी कितना है, तो देखिए Ca की जो संयोजकता है वो कितने है, तो 2 है। उसके बाद L की संयोजकता एक मिनट CaCl है ना, सॉरी Cl है, CaCl। अब इसकी चेक कीजिए, तो Ca की संयोजकता कितना है, तो 2, Cl की संयोजकता कितना है, तो 1। इसमें चेंज होगा, क्या होगा, Cl की जो संयोजकता है 1, वो कैल्शियम के पास 1 आएगा तो लिखना नहीं है, परंतु Ca का जो संयोजकता 2 है वो Cl के पास जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और तब जाकर के ये आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से जब आप बनाइएगा ना तो आपका हर एक क्वेश्चन सही होगा, परंतु आप उसकी वैलेंसी को जो है इंटर चेंज नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको पता नहीं चलता है कि इसका रिएक्शन होने के बाद कौन सी यौगिक बनेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज अगर आप ये पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है, क्योंकि हम हल्का क्वेश्चन लेकर के टफ लेवल तक भी जाने वाले हैं, इसलिए हम टाइप वाइज करके इसको बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद Al प्लस H2SO4 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी H2 तो बाहर निकलेगा, और बच रहा है क्या, तो यहाँ से Al और यहाँ से SO4, तो ये लिख दिए। अब उसके बाद इसकी भी वैलेंसी चेंज कीजिए, Al की वैलेंसी कितनी है, चेक कीजिए, यहाँ से 3 है, और उसके बाद SO4 का कितना है, तो 2 है। तो जो SO4 का है, SO4 का जो है वो इसके पास आ जाएगा, और जो Al2 का था, Al2 का जो था उसको कहाँ लिख देना है, तो SO4 के पास। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये घेर के इसको लिखिएगा 3, तब जा करके सही होगा। अगर सीधा आप लिख लेते हैं क्या, SO4 आज सीधा 3 लिख देंगे तो 43 हो जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, उसको जो है सो दोनों को घेर के लिखना है, मतलब ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक और कि अगर ये S और O दोनों बराबर है अंक ना, बराबर अक्षर है, तो जब बराबर रहेगा तो घेर मेर के उसके बाद जो है उसको लिखेंगे। तो इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं Al2SO4 का होल 3 पढ़ते हैं, समझ गए ना। तो ये जो है सो टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हम इसलिए नहीं मिटाते हैं क्योंकि ये अंतिम टाइप जो हमारा इस वीडियो का होने वाला है उसमें ये समझाएंगे कि आखिर इस किस प्रकार से बनाया गया, ठीक है। तो चलिए हम टाइप नंबर 3 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 3 की ओर आगे हैं। 3 नंबर देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। जो आप लेवल आपको चाहिए उस लेवल पर अब हमारी क्लास पहुँच चुका है, इसको समझिए। यह जो है टाइप 3 वो अभिक्रियाशीलता पर आधारित है, कौन कितना ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है उसके हिसाब से रिएक्शन होता है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का भी हमने प्रयास किए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सिपाही कुर्सी प्लस एसपी गिव्स एसपी कुर्सी प्लस सिपाही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए। अभिक्रियाशीलता में जो ज़्यादा पावरफुल होता है ना धातु, वो अपने से कम पावरफुल धातु को विस्थापित करता है। क्या कर देता है, उसको विस्थापित करता है। इसको हम विस्थापित अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम समझेंगे कैसे कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो इसको पहले हम ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं, और उसके बाद हम देखिए यहाँ से भी लिखे हुए हैं कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन जो है सो कम अभिक्रियाशील धातु है। पहले इसको समझिए। मान लेते हैं कि एक सिपाही है, सिपाही और एसपी दोनों, इस दोनों में तो आप अंतर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सिपाही और एसपी दोनों की जब कंपेयर किया जाए तो एसपी जो है सो ज़्यादा पावरफुल होता है और सिपाही कम पावरफुल होता है। तो इसको एक उदाहरण से समझिएगा कि किसी फंक्शन में मान लेते हैं कि सिपाही साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर। कहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सी पर, और उसके पास जो है सो बाद में एसपी साहब आ जाते हैं। तो सिपाही का ये कर्तव्य बन जाता है कि एसपी साहब आए हैं तो उनको जो है सो कुर्सी बैठने के लिए दें। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी कुर्सी को छोड़ करके दे देंगे किनको, एसपी साहब को बैठने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं सिपाही जी कि हम जो है सो कमज़ोर हैं और एसपी साहब पावरफुल हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देना है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि सिपाही कुर्सी प्लस एसपी जो था, अब सिपाही अकेला बिना कुर्सी के और एसपी के साथ क्या लग गया है, कुर्सी लग गया है। यही बात आपको समझना है। तो ये तो आप यहाँ से प्रैक्टिकली बातों में समझ गए। लेकिन अब जब धातु के बीच कंपेयर किया जाएगा तो इसमें समझना है कि कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और कौन सी कम अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखे हुए Li है, K है, Ca है, N है, मतलब लिथियम है, उसका पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम है। तो इस प्रकार से जो भी लिखा हुआ है इसको आपको समझना है।
हाइड्रोजन से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी शक्ति यानी कि पावर बढ़ते जाता है, और हाइड्रोजन से नीचे जैसे जैसे आते हैं वैसे ही इसकी पावर क्या होने लगता है, तो घटने लग जाता है। अब आपको कंपेयर करके बोलना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा धातु जो है सो अभिक्रियाशील है और कौन सी कम है। जैसे कहेगा कि आपको ये है पोटेशियम और ये है मैग्नीशियम, दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ज़्यादा दूरी में कौन है, तो ये पोटेशियम है, तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसकी तुलना में मैग्नीशियम कम हो जाएगा। लेकिन यही मैग्नीशियम को जब लोहा के साथ कंपेयर किया जाएगा तो ये जो है सो मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और ये लोहा कम पावरफुल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोजन के नीचे जो भी तत्व है वो सब कम अभिक्रियाशील धातु है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब इतना बात समझ गए। अच्छा, इस पर जो है सो हमारी एक ट्रिक के साथ एक और वीडियो अपलोड होगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। इस पर भी हम बता देंगे कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है ना। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी उसको भी बताएंगे। हमारे चैनल पे आपको ट्रिक की नॉलेज बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, जो आप क्लास में भी नहीं समझ पाते हैं उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे आसान शब्दों में सिखाने की कोशिशें करते हैं, क्योंकि हमें आपका दुख दर्द हर एक बात से मालूम होता है कि आप कहाँ पे जाके उलझ जाते हैं, कहाँ पे फंस जाते हैं इन चीज़ों में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, इतना समझ जाने के बाद यहाँ पे देखिए ZnCl2 + K, इसके साथ अभिक्रिया होगा तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये Zn है और यहाँ से K है, मतलब इसके साथ जो ये Cl2 लगा हुआ इसका मान लेते हैं ये कुर्सी है, Zn का ये क्या है, कुर्सी है। तो Zn है पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ, Zn यहाँ पे आ गया, बाद में कौन आ रहा है इसके साथ, ये जो है सो K आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है। तो आप देख के बता सकते हैं कि Zn यहाँ है और पोटेशियम यहाँ है, यानी कि ये पहले से कुर्सी पर बैठा हुआ है, K जो है सो क्या हो रहा है, तो बाद में आ रहा है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तब ये स्वाभाविक है कि पोटेशियम जो है सो ज़्यादा पावरफुल है, तो ज़्यादा पावरफुल वाला जब आएगा तो ये क्या करेगा, इस Zn को विस्थापित करेगा, तो हो क्या जाएगा, Zn को भगा देगा। तो भगा देगा तो ये आ गया अकेला बिना कुर्सी का, जैसे यहाँ पे सिपाही बिना कुर्सी का था। SP साहब यानी कि ये SP साहब है, तो SP साहब आ गए तो इसका कुर्सी ये ले लेगा, तो Cl इसके साथ लग जाएगा। समझ गए नहीं, ट्रिक के माध्यम से हम समझाने की कोशिशें कर रहे हैं, इसको समझिएगा। अब उसके बाद इसकी संयोजकता देखना है, वैलेंसी को आप चेक कीजिएगा। तो इसका K की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1 मिला, तो फिर से इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं है। दूसरा देखिए, इसमें अब देखिए Al पहले से कुर्सी पर, इस टोटल को मान लेते हैं ये कुर्सी, तो ये कुर्सी पर बैठा हुआ कौन, Al, और बाद में आया कौन, कैल्शियम। यहाँ से देखिए Al यहाँ पर है, कैल्शियम यहाँ पर है, मतलब कमजोर पार्टी जो है सो पहले से कुर्सी पर बैठा हुआ है, शक्तिशाली आदमी बाद में आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि उस कुर्सी को उसको हटा देगा और उस कुर्सी पर जो है कैल्शियम बैठेगा। तो बनेगा क्या इसका, Al तो साइड हो जाएगा, तो Al यहाँ आ गया और Ca यहाँ आ जाएगा और इसका कुर्सी अपने साथ रखेगा, तो SO4 आ गया। 3 को नहीं लिखना है, नीचे में जो लगा हुआ रहेगा उसको नहीं लिखना है। उसके बाद इसकी संयोजकता को ध्यान में रखिए, Ca की संयोजकता कितना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 2। SO4 की कितना है, तो इसका भी 2 से 2 मिल गया, तो इसमें भी 2 से 2 नहीं लिखना है, उसको भी काट देना है, वो हट जाएगा। अब उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, तो FeO + K है ना, तो इसमें क्या बनेगा, तो Fe देखिए पहले से है कुर्सी पर और आया कौन है, K आया, ये भी शक्तिशाली आया है, तो इसमें भी क्या बनेगा, Fe को बाहर निकालेगा, निकल गया। उसके बाद K रहेगा बैठा हुआ और इसका कुर्सी O है, तो O भी अपने साथ ले लिया। उसके बाद इसकी संयोजकता को देखिए, K की संयोजकता 1, O की 2, तो 2 इसके पास आ जाएगा और इसका 1 इसमें लिखने की ज़रूरत है नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें Ag पहले से बैठा हुआ है, ये रहा Ag, कहाँ गया Ag नहीं मिला, 1 मिनट, Ag कहाँ, ये रहा Ag। तो Ag देख सकते हैं यहाँ से कम है, कमज़ोर है, और आ रहा है कौन, ये K आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, तो शक्तिशाली है। तो इसको बनाइए ज़रा ध्यान से। तो इसको बनाइए, इसमें क्या हो जाएगा, Ag यहाँ से निकल कर बाहर भाग जाएगा, बिल्कुल भगा देना है Ag को, तो Ag निकल गया। अब यहाँ से बच गया K और इसका कुर्सी जो NO3 था वो आ जाएगा, इसकी NO3 भी इसमें आ जाएगा। बनेगा इसकी संयोजकता 1 इसके साथ, NO3 की संयोजकता 1 उसके साथ, उस 101 तो लिखना है नहीं, तो वहीं पर उसको कंप्लीट कर देना है, उसको नहीं लिखना। अब उसके बाद देखिए यहाँ से इसमें जो है सो K2 है, क्या है K, और इसमें Zn है, तो K को देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, Zn कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब पहले से SP साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, SP साहब पहले से कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उस वक्त सिपाही कहीं से आकर के आगे में खड़ा हो गए, तो क्या आपको लगता है कि SP साहब उस सिपाही के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ेंगे?
बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा शक्तिशाली तो अपने हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, इसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। एसपी साहब कुर्सी पर सूझे नहीं रहे हैं, सिपाही साहब टुकुर टुकुर मुँह देख रहे हैं, रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ जब इस प्रकार का रहेगा तो उसमें रिएक्शन होगा। तो ये मेरा टाइप 3 था। टाइप कौन सा था? 3 था। 3 को आपने सही से सीख लिया। अभी क्रियाशीलता पे आधारित था क्वेश्चन, सभी को देख लिए। अब इसके बाद जो चौथा टाइप आने वाला है वो और भी इससे भी ज़्यादा शानदार है। उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन कैसे क्या रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो चलिए टाइप नंबर 3 की ओर आ जाते हैं हम लोग। अब टाइप नंबर 4 की ओर हम लोग आ चुके हैं। देखिए टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 3 से भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसमें देखिए क्या समझना है आपको कि इसमें कहता है कि K2SO4 + NaCl अगर मिल जाए तो इसके साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगा उसको समझाना है, इसको बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक देखिए हमने यहाँ पर जो है सो एक जो है सो इसको कह सकते हैं इमोजी टाइप के हमने उदाहरण के तौर पे लेकर के आए हैं और इसको समझ गए तो इन क्वेश्चनों को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। कैसे बनेगा ये जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका आँख है और इसका ये नाक है। तो नाक इसका जो है एकदम ठीक ठाक है, बीच में है, बिंदु टाइप का है। और इसका नाक क्या है तो टेढ़ा है। इसका भी बिंदु टाइप का है, इसका भी नाक टेढ़ा है। मतलब सीधा सीधा नाक, टेढ़ा नाक, सीधा नाक, टेढ़ा नाक, इतना तो समझ गए। इसके टोपी पे हमें ध्यान रखना है कि इसका टोपी किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ये जो टोपी पहना हुआ है ना सिद्ध नाक वाला, वो होली में जो हम लोग टोपी पहनते हैं ना शंकु के आकार का, उस टाइप का टोपी ये लगाया हुआ है। और ये टेढ़का नाक वाला जो है ये VIP टाइप का टोपी लगाया, जो ऐसे करके पहना जाता है। ये ऐसे करके ना पहन के इन्ने मुँह घुमा करके जो है सो पहना हुआ है। तो इसकी टोपी किस प्रकार से चेंज हुआ है उसको ध्यान में रखना है। ये समझ गए तो इस क्वेश्चनों को भी आप समझ जाएंगे आसानी से। कैसे हुआ है देखो, सिद्धका नाक वाला का टोपी तो शंकु का आकार का था। यहाँ सिद्धका नाक वाला का टोपी कैसन हो जाएगा, स्टाइलिश हो गया है। और टेढ़का नाक का जो स्टाइल वाला था वो टेढ़का नाक वाला का अब कैसन हो गया, शंकु के आकार का हो गया। तो टोपी क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज हुआ, आपस में ये दोनों बदल लिए हैं। यानी कि दोनों को भी शौक लगा कि मेरे पास सीधा शंकु का आकार का वाला है तो तन तुम्हारा लाओ स्टाइलिश वाला टोपी लगा करके झाड़ लेते हैं, हीरो बन जाते हैं। फिर ये जो हीरो ऑलरेडी है वो कहेगा ला तब तक तुम्हारा टोपी हम पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में अपनी टोपियों को चेंजिंग जो किए हैं उसी को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे भी अपनी अपनी टोपी को क्या करेगा, चेंज करेगा। कैसे करेगा, जैसे देखो SO4 जो है वो K का टोपी कहलाएगा, Cl जो है वो Na का टोपी कहलाएगा। तो इन टोपियों का चेंज होगा। क्या होगा टोपियों का चेंज, तो देखो यहाँ से K2 है, 2 तो लिखना है नहीं, K लिखाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा इसका टोपी Cl। इसकी जो टोपी है वो K पहन लेगा और Na4 जो है Na जो है वो इसका टोपी पहन लेगा। तो इसका टोपी क्या SO4 है, तो ये SO4 इसके पास आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आया। इसका जो टोपी है वो ये लेगा और इसका जो टोपी है वो ये लेगा। तो कैसे लिया है, K जो है वो Cl ले लिया है और Na जो था वो इसकी टोपी SO4 को ले लिया है। तो इस प्रकार से आपस में चेंजिंग किया है। उसके बाद इसकी वैलेंसी को ध्यान में रखिए। K की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1 नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है NaSO4। Na की जो संयोजकता है वो 1 है, SO4 की जो संयोजकता है वो 2 है। तो इसमें चेंजिंग होगा, इसके साथ क्या लग जाएगा तो 2 लग जाएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है, इसमें K को K लिखिए, इसकी जो टोपी है Cl इसके पास आ जाएगा और Ag लिखिए, इसकी O यहाँ आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब उसके बाद संयोजकता जब बदलेंगे तो ये Cl को KCl ही रहेगा, उसमें तो 1 है तो बदलेगा नहीं। इसमें देखिए O की संयोजकता 2 है तो इसके पास आ जाएगा और Aj की संयोजकता 1 होता है जो O के पास नहीं लिखाएगा, उतना ही रहेगा। अगला क्या कहता है, इसको समझिए। Na लिखिए और इसकी टोपी जो है वो Cl लिखिए, Ag लिखिए और इसकी जो टोपी NO3 है इसको लिखिए। अब उसके बाद इसकी संयोजकता को चेंज करेंगे तो ये NaCl, Na की संयोजकता कितना है 1, Cl की संयोजकता कितना है 1 नहीं लिखना है। और उसके बाद अगला पे आ गए हैं तो इसको ज़रा समझिए ध्यान से। इसमें क्या होगा, NO3 की संयोजकता 1, Ag की संयोजकता 1, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो इतना कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन शायद हम आपको जो है सो नीचे जो है सो लेकर के दिखा रहे थे बार बार कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा। तो इसको जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या Al है तो Al लिखिए, इसके साथ Cl लगा हुआ टोपी तो Cl ले लीजिए। उसके बाद Na लिखिए और इसका जो यहाँ से टोपी है वो ले लीजिए। क्या है टोपी तो SO4, इसका नीचे का 3 को नहीं लिखना है। अब इसकी वैलेंसी चेंज कीजिए। एल्युमिनियम की जो संयोजकता है वो कितना है Al, किधर गया, ये 3 रहा
और उसके बाद Cl की संयोजकता 1 वो तो नहीं लिखना है, लेकिन Al की संयोजकता वो इसके पास आ जाएगा और Cl वाला 1 नहीं लिखना है। सोडियम की 1 है, SO4 का 2 है, तो 2 इसके साथ आ जाएगा और SO4 के साथ 1 नहीं लिखना, इतना हो जाएगा। यह सूत्र हमने बार बार लिख करके चल रहे थे। इसमें देखिए क्या है कि K है और यहाँ से Cl है और प्लस यहाँ से Zn आ जाएगा और इसकी टॉपिक क्या है तो SO4 है। अब इसकी वैलेंसी चेंज कीजिए, KCl में तो एक एक रहता नहीं चेंज होगा। Zn में देखिए Zn की संयोजकता कितना है तो 2 है, SO4 की कितना है तो 2 है, 2 से 2 फिर से इसमें मिल गया, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने 4 टाइपों में जो है सो जितने भी प्रकार का समीकरण बन रहा था उन सारे समीकरणों को हल करके आपको बता दिए कि किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छा लगा होगा।